अस्सलाम वालेकुम क्लास। हेलो, आवाज आ रही मेरी? फातिमा, आवाज आ रही? क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा, 9 लोग हुए अभी तक। मैम फ्राइडे है ना आज। फ्राइडे आया था, जुम्मा तो खत्म हो गया ना बच्चे। 2 बजे खत्म हो जाता है जुम्मा। बाद मस्जिदों में मैम लेट भी तो होता है। लेट होता है ये ना। वैसे फ्राइडे का दिन, ये सेकंड टाइम वाली क्लास ना मुझे बस इरिटेट करती है। अब बाकी देखो, मेरी क्लासेस 12 बजे खत्म हुई हुई है और मैं इसी एक क्लास के लिए 3 to 4 बंदे का स्टैमिना ही सारा खत्म हुआ होता है। और इस मैम टाइम आप तुम लोग छोड़ की दें, मंडे से ले लें। मंडे को कहाँ ले लूं तुम्हारी क्लास? तुम देखो, मुझे कोई टाइम बता दो कोई, ये जुमे के दिन के अलावा किस दिन मैं तुम्हारी क्लास एडजस्ट कर लूं। है, बाकी तो फर्स्ट 3 डेज में तो मेरे साथ क्लास होती है, आपकी होती है ना? तो जी मैम। थर्सडे को नहीं होती। थर्सडे को क्या टाइम आपका जो है, टाइमिंग्स है आपकी क्लास की, बाकी क्लासेस की? मैम थर्सडे को 11 बजे होती है, उसके बाद तकरीबन 4 बजे तक होती है क्लासेस। 4 बजे तक, मतलब 3 to 4 आपकी मेरी क्लास ही है। मैम 4 बजे लास्ट क्लास। 4 बजे शुरू होती है। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। वाली मैम इसके बाद एक क्लास थी, लेकिन वो नहीं होनी हमारी। मैम से मैम ने कहा था कि मैं फ्राइडे के दिन, मतलब मैम कह दिया था मैम को ना। कौन सी मैडम है? मैम कल उन्होंने लेक्चर ले लिया था जो आज ले रहा था ना, कम्प्लेक्स की मैम है। अच्छा, तो तुम लोग जो बताओ, बाकी दिनों में तुम लोग बाकी कितने बजे तक फारिग हो जाते हो? मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैम थर्सडे को 4 बजे हो जाते हैं फ्री। 4 थर्सडे को 4 बजे, वो भी लेकिन लेट हो जाता है। और बाकी डेज में भी 4 o'clock हो जाती हो फारिग? बाकी डेज में तो 5 o'clock। मैम 3 दिन 5 बजे होते हैं। वो 5 बजे होते हैं। तो तुम लोग पहले नहीं क्लास ले सकते, ये 12 बजे से पहले? मैम रख सकते हैं। मैम ये फर्स्ट 4 डेज जो है ना हमारी होती है, मैकेनिक्स की होती है 11 बजे क्लास। अच्छा, 11 बजे वो स्केड्यूल में है कि वो आपकी टीचर वैसे उन्होंने अरेंज की हुई है क्लास इतने बजे? मैम वो स्केड्यूल में नहीं है, वो जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि 12 बजे से पहले नहीं क्लास रख सकते, इस तरह से हमने वो खुद ही 11 बजे रखी है टीचर के कहने पे। तो वो इन्फॉर्म किया हुआ है आपको, उनको? जी आपने अपने जो हमारे एचओडी साहब हैं या इमरान साहब हैं, उनको इन्फॉर्म किया हुआ है? उनके लिए में है ये बात? मैम जो है 2 दिन तो मेरा ख्याल स्केड्यूल में है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कौन पढ़ाता है आपको? एक दिन मैम हम 2 से 3 ही लेते हैं। सॉरी, हम्म, 3 डेज है 11 से 12। अच्छा, 11 से 12 3 डेज है। तो कौन पढ़ाता है आपको कॉम्प्लेक्स? मैम कम्प्लेक्स की नहीं होती 11 से 12, हम्म, मैकेनिक्स की होती है। मैकेनिक्स कौन लेता कम्प्लेक्स वैसे कम्प्लेक्स वैसे हमें डॉक्टर सायरा पढ़ा रही है? मैकेनिक्स कौन पढ़ाता है? है। मैकेनिक्स सर हसन, डॉक्टर हसन। तो फिर आप फिर मॉर्निंग और इवनिंग को कंबाइन कर लेते हैं वो? यस मैम। ओह, अच्छा। तो तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोग जो फर्स्ट 3 डेज है वो 11 o'clock हमारी क्लास होती है? मैम फर्स्ट 3 डेज नहीं होती, मंडे को फर्स्ट नहीं होती, डे को ट्यूसडे नहीं टू ट्यूसडे टू थर्सडे होती है। ट्यूसडे टू थर्सडे 11 o'clock, अच्छा। और फिर और 11 टू ऑनवर्ड आपकी जो है वो कंसेक्टिव क्लासेस ही चल रही होती है, ऐसी है ना? यस मैम। अच्छा, ये वैसे भी मैम हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, फोर्थ क्लास की लगाई हुई है। तो थर्सडे को, मंडे टू थर्सडे तक आपने बताया कि 11 to 12 आप लोग बिजी होते हो, ये बताया ना आपने? मैम ट्यूसडे टू थर्सडे हम होते हैं, अच्छा, ट्यूसडे। ट्यूसडे टू फ्राइडे, क्योंकि मैम फ्राइडे को क्योंकि जुम्मा ब्रेक होनी होती है ना, तब हमारी 11 बजे क्लास है होती है स्केड्यूल में, हम फंक्शनल एनालिसिस की। वो कौन लेता है?
मैम वो डॉक्टर शाज़ का। 11 से 12। अच्छा, अब ये है कि जो फ्राइडे वाली क्लास है ना, ये बाकी तो ठीक है, आपके टाइमिंग की वजह से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो फ्राइडे वाली क्लास है ना, ये वाकई मेरे से इरिटेट होती है, और बाकी क्लास भी कम आती, पिछले फ्राइडे को भी कम थी। तो अब ये क्लास जो है ना, वो तुम लोगों ने मुझे बता देना है कि किस टाइम पे तुम लोगों ने एडजस्ट करनी है बाकी डेज में ना। मैम आप लेकिन कब चाहती हैं कि हम मतलब कितने बजे से पहले पहले तक आप चाहती हैं? हम मैं जो 2 है से ना, 3 भी नहीं नहीं, वो 2 से 3 कर लो। किस दिन करोगे फिर 2 से 3? फिर तो कंजेक्टिव हो जाएंगे। वेडनेसडे को कर लो 2 से 3। मैं फ्राइडे का कह रही हूँ कि 2 से 3 हम फ्री होते हैं। आप चाह रही हैं कि हम पहले फर्स्ट 4 डेज में ही ले लिया करें आपकी क्लासेस? हाँ हाँ, क्योंकि बॉयज देखो, जैसे वो कह रहे थे उनको जुम्मा का मसला होता है, कई तो अभी तक जुम्मा पढ़ के वापस नहीं आए ना, तो बॉयज ने तो वाकई जी जी मैम। मंडे 11 to 12 वैसे मेरी क्लास लगी है एमएससी की, लेकिन एमएससी की क्लास ना मई में आ रही है, तो मई में तब तक, फिर मई तक हम लोग इसको फिर फिर हम 11 to मैम 12 कर लेते हैं। फिर मैम हम मंडे को 2 क्लासेस आपकी पढ़ा करेंगे 2 घंटे। बड़ा बोलो। मैंने कहा फिर मंडे को मैम हम 2 घंटे पढ़ा करेंगे, क्योंकि मंडे मंडे को को मैं तो ऑलरेडी आप। कोई मसला नहीं है, वो कौन सा कंजेक्टिव आ रही है, वो आपकी मंडे को 1 to 2 है ना, 1 से 2 है क्लास। तो मतलब अगर आप लोग 11 से 12 पढ़ लोगे, फिर बीच में ब्रेक आ जाएगी, फिर अगली मतलब जो सी क्लास आपने पढ़नी होगी 12 से 1, और 1 to 2 कल मेरी क्लासेस ऐसे होती हैं। मतलब कल जो मेरा गुजरा है ना थर्सडे वाले दिन, मेरी BS 8 सेमेस्टर की क्लास जो है, मॉर्निंग की क्लास, वो 2 होती हैं। मतलब एक मेरी उनकी क्लास होती है 8 to 9, और दूसरी क्लास होती है 11 to 12, और जो मेरे चलो पास ठीक है। 6 भी ठीक 2 क्लास होती हैं उनकी एक दिन में। चलो ठीक हो गया मैम, मंडे को कर लेते हैं 11 से 12। सही है, ये फ्राइडे वाला जो आपका टाइम है, ये आप लोग फिर मंडे को कर लो मई तक, जब तक ये एमएससी नहीं आ जाती ना। फिर ठीक उसके है बाद जब वो मैम। आ जाएगी तो फिर मैम उसके बाद आपको मैम आपको मिड का कोई आइडिया है? हाँ हाँ, स्केड्यूल सेंड किया हुआ है इन्होंने हमें। मैम आपको नहीं शायद मिला? फिर मैंने नहीं मैम, मेरी नजरों से नहीं गुजरा, शायद फिर मैंने नहीं देखा होगा। हमें जो है वो पूरे सेमेस्टर का स्केड्यूल है। चलो मैं आप लोगों को ना आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ अभी अभी ना, तो तब तक फिर बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका जो ग्रुप है ये 6 है ना, तो तो मैं करती हूँ आप लोगों को सेंड ये नोटिफिकेशन। ठीक, ये बल्कि नज़र ही आ जाएगा। मैं इसको ना ओपन कर लेती हूँ। ये बीच में तो लैपटॉप में तो शेयर कैसे करना पता है, इसमें क्या ऑप्शन है? मैं मोबाइल से तुम लोग को शेयर कर दूँगी, लेकिन मैं बीच में ना इसको ओपन भी कर लेती हूँ। ओपन, और मैं दोबारा से एक न्यू इसको न्यू शेयर करके तो ऑन कर लेती हूँ। सेमेस्टर स्केड्यूल ये आप लोगों को नज़र आ रहा, नज़र आ रहा है ये नोटिफिकेशन जी क्लास मैम, नजर आ रहा है। आ गया। अच्छा, अब आपकी क्लास तो बेस फर्स्ट नहीं है, अब आपकी क्लास है एमएससी फर्स्ट भी नहीं है, और आपकी क्लास है ये एमफिल पीएचडी भी नहीं है, और आपकी क्लास इसमें इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, मतलब ये 5th है ना, तो आप लोग अब 6 में चले गए हो। अब आपका जो हो चुका है स्प्रिंग सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया हुआ है। सेमेस्टर 1 को होना था तो 15 डेज ये लेट हो गया ना। अब हर चीज़ का 15 डेज लेट करते जाओ। अब देखो, ये पहले स्टार्ट होना था 1 को, तो अब ये आपका 15 को स्टार्ट हुआ है, तो अब 15 से आगे अब अगर देखो आपका मिड एग्जाम 19 से होना था ना स्टार्ट, अब ये 19 के अंदर 15 डेज ऐड कर लो। तो 15 डेज अगर इसके अंदर ऐड करते हो, 2 वीक्स एक्चुअली आपने ऐड करने हैं ना, तो ये कहाँ पे चला जाता है? फिर मई में चला जाता है। तो ईद के फौरन बाद जो है ना, ये फिर नहीं, ईद के बाद नहीं है। ईद भला कब आ रही है? मैम ईद ईद तो होगी यही 14-15 को ऑलमोस्ट। मई को होगी। हाँ, तो ये आपकी 4-5 मई को स्केड्यूल दिया हुआ है आपको, ये मिड एग्जाम का जो इस स्केड्यूल के अंदर आ रहा है। अब देखो क्या करते हैं ये लोग, फिर ईद से पहले करते हैं, ईद से बाद ले लेते हैं। लेकिन स्केड्यूल के मुताबिक जो है, वैसे तो 19 को था, 19 को जैसे रमजान मुबारक के अंदर ही आ रहा था, लेकिन अब ये है कि अगर 19 डेज के अंदर आप 15 डेज और ऐड कर लेते हो, जो आप लोगों के पहले लेट से स्टार्ट हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर ये 15 से लेके, अब ये 19 से लेकर तो ये 24 तक था, एक वीक में वो खत्म कर रहे थे। तो अब अगर ये इसमें 15 डेज ऐड करते हो, तो ये फिर ईद से पहले पहले, इसका मतलब ये है कि आपका फिर मिड खत्म हो जाएगा। फिर तैयारी रखो आप लोग। हाँ, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये 19 से स्टार्ट कर लें, मतलब 19 को, या हो सकता है मैक्सिमम अगर लेट भी हुआ तो फिर 1 वीक पे लेट करेंगे। ठीक है, तो तैयारी रखो तुम लोग। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो,
वैसे मैं भी तुम लोगों को नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ ना क्लास खत्म हो गई, या हो सकता है व्हाट्सएप अगर ऑप्शन फॉरवर्ड की है, ये फॉरवर्ड। और आपकी क्लास है BS 8 है ना? BS, इसका नाम स्टार्ट क्या होता है आपका? BS 6 मैम। 6E। चलो आपको शेयर मैंने कर दी ग्रुप के अंदर, सही है। ठीक है, मिल गया। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग अपने पास रख लो, ताकि जब भी कोई करना हो तो अब अपने इस लिहाज से तैयारी रखो। अब देखो आज क्या डेट है, आज 2 अप्रैल हो गई है ना, तो बस फिर 2 वीक्स ही रह गए आप लोगों को। तैयारी कर लो, ये चैप्टर 14 तक फिर हम लोग अपना सिलेबस जो है फाइनल कर लेते हैं। 14 चैप्टर जो है ना, ये हम लोगों ने कितना कर लिया है, इसके अंदर एसएल सिस्टम कर लिया। एक इसके अंदर टॉपिक और है, वो इस बुक में नहीं है, वो मैं लदा से आपको उसकी जो है ना वो पिक सेंड कर दूंगी। वो आसान सही है, वो आपका अच्छा है, कोई शामिल हो जाए। उसमें है एडजॉइंट एंड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, तो वो इजी टॉपिक है, वो मैं शामिल कर लूंगी इसके अंदर ना। इसलिए जैसे ये मैम ग्रीन जो फंक्शन खत्म होता क्लास है। का, एक्सक्यूज मी मैम, जो आप क्लास का बोल रही थी ना, वो मैं क्लास से डिस्कस करके तो आपको बता दूंगी। वो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मंडे को तो ऑलरेडी 5 क्लासेस होती हैं, तो अच्छा हम चलो इतने ठीक नहीं है, ले सकते। तो फिर मैं चलो आपको ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट 4 डेज में कहीं सेटल करके तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ लेकिन टू मच लेट ना करना। मेरी सारी क्लासेस ना ये मेरी वेडनेसडे तक जो क्लासेस है मेरी, वो 2 बजे खत्म हो जाती हैं। थर्सडे को मेरी क्लासेस जो है वो 1 o'clock तक खत्म हो जाती हैं, और फ्राइडे को भी मेरी 1 o'clock तक खत्म होके फिर आगे आपकी ये क्लास आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं ये कि आपको स्केड्यूल अपना सेंड कर दूंगी, उसके मुताबिक फिर आप लोग देख लेना, जहाँ पे भी आप लोगों ने लेनी हुई क्लास, अगर उससे पहले करनी हुई तो कर लेना, या फ्राइडे को ही लेनी है तो फिर फ्राइडे को, तो फिर ज़ाहिर है ये टाइम बचता है आपका, क्योंकि 1 o'clock तो फिर लोगों ने जाना होता है जुमा के लिए, 2 घंटे की ब्रेक है, उसमें जुमा प्रेयर है, और फिर अगला तो जो क्लास बचती है फिर 3 o'clock की बचती है, फिर वो ज़ाहिर है फिर लेनी तो ज़ाहिर है पढ़नी है। लेकिन ये है कि मंडे को अगर आप लेना चाहते हो तो वो मैं अपनी मेरी क्लासेस जो हैं वो 8 से लेके 11 o'clock तक मैं फारिग हूँ। मंडे को 8 से लेके 11 o'clock तक फारिग हूँ, और ट्यूसडे को मेरी पहली 2 क्लासेस भी फारिग हैं और 11 to 12 भी फारिग है। वेडनेसडे को भी मेरी जो क्लास है वो 8 o'clock तो क्लास है, लेकिन 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 12 में फारिग हूँ। तो जिसमें भी एडजस्ट करनी हुई बता देना, अगर नहीं एडजस्ट होगी तो फिर ज़ाहिर है ये टाइम तो है ही हमारा क्लास करना। मैम ये वाले भी ठीक है। चलो ठीक है, सही है। लेकिन फिर ये है कि बाकी क्लास अब ये 16 लोग हैं, तो बस ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं, तो अब ये है कि फिर हम लोग 3:10 to 3:15 पे स्टार्ट कर लिया करेंगे। अगर आप लोग को मसला होता है कि जो मैं पढ़ते हुए वापस जी आने मैम। में टाइम लगता है, ठीक है, तो 3:15 पे हम कर लिया करेंगे, फिर एक ही क्लास ली जा सकेगी। जैसे हम पहले दोबारा से रीज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो जूम की क्लास 40 मिनट्स की होती है ना, तो अगर हम उसको 3:20 पे भी स्टार्ट करते हैं तो 3:20 पे भी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी 4 बजे तक ना। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। अगर ये फिर एग्री करें हो सके ना 3:15 वाला टाइम, तो फिर मुझे बता देना। मतलब मुझे मसला नहीं, मैं 3 o'clock स्टार्ट करूँ, लेकिन ये है कि आपकी जो अवेलेबिलिटी पे है, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं पहुंचे उस टाइम पे तो फिर फायदा क्या क्लास को टाइम पे शुरू करने का। हो गया सही। अच्छा, ये हम लोगों ने जो है वो पहले दोबारा से इसको रिवाइज कर लें। पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था अपना कि हमारी जो रेगुलर एसएल सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन की थी, कि जो रेगुलर एसएल सिस्टम है उसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो हमारे ऑर्थोगोनल होते हैं, और उसके बाद हमने किया था कि जो हमारा रेगुलर एसएल सिस्टम है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होती हैं। ठीक, यही दो प्रॉपर्टीज आगे हम लोगों ने पीरियोडिक के लिए करनी है, और सिंगुलर के लिए चूंकि थोड़ी सी हमारी जो है वो कुछ कंडीशंस और आ जाती हैं, इसलिए मैं जरूरी नहीं है कि वो दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हूँ सिंगुलर के लिए, तो वो हो सकता है कि वो उसमें डिस्कस ना करे, लेकिन हम देख लेते हैं उसने क्या किया हुआ है। अच्छा बाद में बच्चे ये देखो, ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने की थी एग्जाम्पल वन आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। एग्जाम्पल 1 की थी हम लोगों ने कि नहीं की थी भला? अब बीच में एक ब्रेक भी आ जाती है ना, या तो फिर कंटिन्यूस क्लासेस नो होती नो। हैं। थर्सडे को तुम्हारी कितनी क्लासेस होती हैं? जुमेरात को? ओह अच्छा, 5 रोज होती हैं, 5 ही होती हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर देख लेना जो भी करना हो कर लेना, ये वरना ये टाइम तुम्हारे पास है ही ना। अच्छा चलो, ये जो एग्जाम्पल 1 है इसके बारे में पूछ रही हूँ अब, क्योंकि तुम लोग भी भूल गया हुआ है, बीच में एक दिन की ब्रेक आई और मुझे भूल गया कि हम लोगों ने कहाँ तक किया था, तो ये एग्जाम्पल 1 हमारी होगी थी भला? क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ। मैम ये नहीं हुई। नहीं मैम हुई। क्या
तुम लोगों को मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालने नहीं सिखाए थे एक लेक्चर में, खुद से एग्जांपल लेके एक। ये क्लास यस नो मैम, मैम। आपने कहा मैम ये था खुद करवाई थी ट्राई मैम, करके इसमें आना। कंप्लीट नहीं थी करवाई, सिर्फ आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन तक करवाई थी आपने। अच्छा, और उसमें भी हम लोगों ने एक केस लिया था, ठीक है, मुझे याद आ गया। इसमें जी भी मैम। हम लोगों ने एक केस लिया था, तीनों केसेस लेके डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि लैम्डा जो है उसमें 3 केसेस आते हैं कि एक लैम्डा हमारे पास जो है वो 0 आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है और एक नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो वो तो फिर तीनों केसेस हमने जो है वो डिस्कस नहीं किए थे। इसके अलावा उसने कहा था कि हमारे जो आइगन फंक्शंस हैं ऑर्थोगोनल हैं, ये तो मैंने करवा दिया था आपको। आइगन फंक्शन का ऑर्थोगोनल के बारे में मैंने करवाया था ना आपको, मतलब चाहे वो इसके नहीं थे, मतलब इसके अब देखो इसके भी आपके पास साइन फॉर्म में आ रहे हैं। और ऑर्थोगोनल के लिए हम लोगों ने किया था एक, उसने ये पार्ट बुक वाले ने किया हुआ है, एक पार्ट नहीं किया हुआ है, एक पार्ट जो है ना वो आप लोगों को, चलो मैं हम इसको कर लेते हैं, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे चलो रिवीजन बीसी हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या कहता है, गिवन द रेगुलर एसएल सिस्टम, और इसमें रेगुलर एसएल सिस्टम में उसने क्या दे दिया हुआ है, आपकी एक रेगुलर एसएल इक्वेशन दे दी हुई है, साथ में उसने जो कंडीशंस दे दी हुई हैं वो भी हमारी सिमिलर है जिस तरह का हमारा रेगुलर एसएल सिस्टम था, ऐसे ही है ना। मतलब इसमें अगर हम देखा जाए तो ज़र अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा 1 अल्फा 2 किसके इक्वल है? अल्फा 1 अल्फा 2, और फातिमा आप बताओ। कट रही है आवाज। मैम अल्फा 1 जो होगा हमारे पास 1 होगा, शाबाश। और अल्फा 2? अल्फा 2 0 होगा। 0 होगा। और बीटा 1? मैम बीटा 1 भी 1 होगा और बीटा 2 0 होगा। शाबाश। बीटा 1 जो है 1 और बीटा 2 जो है वो 0 हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम है। वो कहते हैं फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। वो चलो आपके उस वाले क्वेश्चन की जो है रिवीजन ही हो जाएगी। फिर वो कहता है कि शो दैट द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल 0 to 1, ये फिर हम लोग शो कर लेते हैं कि आइगन फंक्शन हमारे ऑर्थोगोनल है। फिर वो कहते हैं फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन, तो ये हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। तो एक फिर मैं आपको इस तरह की असाइनमेंट भी दे दूंगी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें चैप्टर में ये किसने शेयर किया था? जताशा ने शेयर किया था ये चैप्टर हमें। जताशा आपने शेयर। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज है आपके पास? एक्सरसाइज और उसके जो सॉल्यूशंस के जो आंसर्स हैं उसके आपके पास हैं ये? नो मैम। नो मैम, सिर्फ पिछले सेमेस्टर के चैप्टर के सेंड किए थे। अच्छा चलो ठीक है। ये वैसे मैम तुम लोग की पीडीएफ क्लास बना मुझे के शेयर कर किए दें। थे, ये मुझे आपकी क्लास ने शेयर किए थे नोट्स इसके। जी मैम, ये लड़के ने सेंड किए थे जरताशा। चलो अगर जरताशा आपके पास बुक है तो मैम ठीक है, जरताशा ने किए थे। जरताशा आपके पास बुक है इसकी? मैम वो क्लास में नहीं है लेकिन है, वो हम लोग बना के सेंड कर देंगे। हाँ चलो ठीक है। इसकी जो है ना वो जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्लस जो उनके आंसर्स हैं वो आप प्लीज इनको बना के सेंड कर देना ताकि ये प्रैक्टिस कर ले वीकेंड पे। जो क्वेश्चन आपके रेगुलर सिस्टम के आ रहे हैं, फिर जो पीरियोडिक के आ जाएंगे, फिर पीरियोडिक भी साथ साथ हम लोग कर लेंगे। पीरियोडिक के भी नहीं लाइन्स पे है, लेकिन चूंकि उसमें कंडीशन आपकी डिफरेंट होती है, फिर वो उन कंडीशंस के लिहाज से फिर हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशंस को लेके चलना होता है और इसमें फंक्शंस की वैल्यू हमारे एंड पॉइंट्स का पड़ी होती है। तो ये फिर हम प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी 4 बजे क्लास हो रही है ना, अगर इनकेस 5-10 मिनट हमें ऊपर लेने पड़े तो फिर हम लोग उसको भी जो है वो कंप्लीट लेकिन कर लेंगे इसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने ऑर्थोगोनल सिस्टम में हम लोगों ने कैसे देखना है कि वो ऑर्थोगोनल है, और फिर हम लोगों ने जो है वो उसका नॉर्मलाइज सिस्टम जो है वो कैसे निकालना है। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो है वो देखो आपके पास सिस्टम है और इसमें आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि एक लैम्डा है। जो लैम्डा आपके पास क्या है, उसको ये शो करना है कि वो हमारी आइगन वैल्यू है कि नहीं है। तो फातिमा कैसे पता चलता है कि कोई हमारा जो स्केलर है वो आइगन वैल्यू है कि नहीं? किसी लैम्डा ये जो स्केलर जो हम लोगों ने लिया होता है ना, इसके अंदर कैसे पता चलता है कि वो हमारा आइगन वैल्यू है कि नहीं है? मैम वाई का सोल्यूशन नॉट ट्रिवियल हो। शाबाश। अगर हमारे पास y का सोल्यूशन उन जो करस्पॉन्डिंग कंडीशंस हैं उनका रिस्पेक्टिव सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है ये आइगन वैल्यू है, और जो हमारा फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है। करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन को कहेंगे, मतलब एक्चुअली ये सोल्यूशन जो है वो डिफाइन करता है कि ये हमारी लैम्डा की जो वैल्यू है ये आइगन वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो y का जो y है, एक्चुअली y क्या है हमारे पास, जिसका सोल्यूशन आएगा। अगर सोल्यूशन हमारा ट्रिवियल आ जाता है तो लैम्डा की उस वैल्यू को हम कहते हैं कि दिस इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम,
लेकिन अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू को लेके अगर हमारे पास सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल आ जाता है तो हम उस लैम्डा की वैल्यू कहते हैं कि ये इसकी आइगन वैल्यू है, एंड द करस्पॉन्डिंग जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है हम उसे कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो आप देखो सबसे पहले हम इसकी जो है वो आइगन वैल्यूज निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इसके जो है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके जो आइगन उसके फंक्शंस आ रहे हैं हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे कि ये हमारे जो आइगन फंक्शंस हैं ये ऑर्थोगोनल इनकी कंडीशन क्या होगी। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बतानी है, अगर आपके पास सिर्फ 2 ही फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्पल है साइन एक्स, साइन एम एक्स, और यहाँ पे आ जाता है साइन या सिंपल कॉज ले लो, कॉज एन एक्स, ये, और हमें पूछा जाता है कि इनकी ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में डिस्कशन करें, तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रल जो भी इंटरवल दिया होगा, सपोज दैट ए से बी तक ही है, ए से बी कोई वेट फंक्शन जो भी साथ होगा, अगर वेट फंक्शन आमतौर पर हम लोगों ने 1 लिया होता है, ठीक है, वेट फंक्शन साथ में ये साइन एम फंक्शन, साथ में ये कॉज एन फंक्शन dx, तो अगर ये सिर्फ 2 फंक्शन दिए हुए हैं तो इसका आंसर आपका 0 आना चाहिए। बात बोलो कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज की थी उसकी, हमने कहते थे कि अगर m और n बराबर नहीं है देन हमारे पास जो है वो 0 आएगा, और अगर m और n बराबर है देन हमारे पास जो है वो 1 आएगा। लेकिन अगर जस्ट आपको उसने 2 ही फंक्शन दिए हुए हैं उनकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी हो तो आप लोगों ने इस वाले डेफिनेशन को अप्लाई करना है, w ऑफ x और f ऑफ x और साथ में g ऑफ x। अगर तो यहाँ पे सपोज दैट एक sin x दे दिया है, एक आपको दे दिया है यहाँ पे एग्जांपल में, एक आपको दे दिया sin x और एक आपको दे दिया sin 2x, ये 2 ही फंक्शन दिए हुए हैं, तो उस केस में फिर आप लोगों ने क्या कर लेना है, उसको जस्ट आपने इसके अंदर रखना है वेट फंक्शन के साथ, और आपका जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए, 0 के इक्वल बनना चाहिए। तो ये 2 तरह से डेफिनेशन आपकी अप्लाई होती है ऑर्थोगोनल फंक्शंस की। बात फॉलो की, मैं दोनों को लिख देती हूँ फिर दोबारा से आपको रिपीट करती हूँ मैंने क्या बोला। एक तो ये आई थी हमारी डेफिनेशन ऑर्थोगोनल फंक्शन की, फिर उसने कहा था अगर आपके पास एक सेट आ जाता है आइगन फंक्शंस का जिसको उसने नाम दे दिया था इस तरह से फाई एम ऑफ एक्स, और उसने सेट की फॉर्म में लिखा हुआ था, कह रहा था उस सेट के अंदर हमारे पास जो आइगन फंक्शंस आ रहे हैं अगर तो एम और एन बराबर है तो उसने ऐसे लिया था ए से बी वेट फंक्शन दिस फाई एम ऑफ एक्स फाई एन ऑफ एक्स dx, उसने कहा था दिस इज इक्वल टू 0 अगर m और n बराबर नहीं है, और अगर बराबर है तो इसका आंसर जो है वो कोई नॉन जीरो नंबर Rn ले लिया था उसने, और उसने कह दिया था कि m इज इक्वल टू n, और ये इसको ले लिया था कि ये हमारा नॉन नेगेटिव नंबर है, ऐसे लिया था ना ये लास्ट में, जी ठीक है। अगर तो सेट पूरा दिया होगा सेट में से आपने सिलेक्ट करना होगा, जैसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका आइगन फंक्शन निकाल के फिर हम उसमें से सेट में से सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने ये कंडीशन लगा लेनी है अगर उसने खुद 2 फंक्शन दे दिए हों चेक करने के लिए, ऐसे जैसे रैंडमली पड़े हुए हैं, चाहे उसके अंदर m आ रहा है कि n आ रहा है, नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके लिए जस्ट आप लोगों ने इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करना है। बात फॉलो कर ली? ओके मैम। तो चाहे वो डायरेक्ट दिए हों, दोबारा सुन लो, चाहे वो आपको डायरेक्ट जैसे ये sin x ले लिया और ये sin 2x ले लिया, चाहे वो ऐसे डायरेक्ट दिए हुए हों, चाहे वो आपको इवन के ऐसे भी दिए हुए हों, वो तो आपको अंडरस्टूड है ना कि अगर साइन एम दोनों साइन आ जाते हैं तो उसमें तो एम और एन बराबर हो जाएंगे, फिर वो कंडीशन लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है एक साइन एम एक्स आ जाता है, एक कॉज एम एक्स आ जाता है, या एन एक्स सपोज कर लो आ जाता है, तो फिर इसमें आपके पास जो कंडीशन है वो आपकी वही लग जाएगी जो ये 0 वाली कंडीशन, अगर 2 फंक्शन आपको दिए होंगे। अगर सेट दिया हुआ है तो फिर सेट के अंदर फिर हम लोगों ने इस तरह से करना है। सेट से मुराद क्या है ये फिर मैं भी बताती हूँ आपको, ये बड़ी बात है, क्लियर हो गई कि सेट किस तरह से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास अब जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है रेगुलर एसएल सिस्टम दिया हुआ है, और रेगुलर एसएल सिस्टम के मुताबिक हम लोगों ने जो है वो देखना है कि हमारे पास आइगन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं और आइगन फंक्शन कौन से आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ है लेकिन हम जस्ट हम लोग जो है वो इसकी एक रेपिटेशन ही है जो हम लोगों ने पहले काम किया हुआ है। अच्छा चलो y डबल डैश प्लस y लैम्डा y इज इक्वल टू 0 में इसकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ क्योंकि फिर उससे जो है ना वो इसकी स्क्रीन छोटी नजर आती है। आपको छोटी नजर आ रही है कि पूरी नजर आ रही है जो बोर्ड? मैम सही नजर आ रहा है फुल। ठीक है चलो फिर ऐसे रहने दो। अच्छा अब इसके मुताबिक क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने केसेस बनाने होते हैं। जब भी हम लोगों ने मैम ऊपर से नजर नहीं आ रही वैल्यू की, ये लो आगे, और यस हम मैम। इसको भी स्टॉप कर लेते हैं, बाद में दोबारा इसको ऑन कर लेंगे। चलो
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 केसेस अराइज फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैम्डा। 3 केस वो कौन कौन से हैं? केस 1 जो है वो हो सकता है कि हमारे पास जो लैम्डा है वो 0 हो जाए, सही। सेकंड केस क्या है? केस 2 हो सकता है कि लैम्डा हमारा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाए, ऐसे। तो आमतौर पे जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आती है तो हम कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ जाए। सही बात फॉलो की कि ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ जाए। ये स्क्वायर की फॉर्म में नजर क्यों आ जाए बोला? क्योंकि जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले रहे होते हैं तो फिर हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए ताकि हमें स्क्वायर रूट से बचना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए फिर उसने जो है वो नंबर एक ले लिया हुआ है यहाँ पे इसको पॉजिटिव ए स्क्वायर, और कहता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये पॉजिटिव वाला केस है जिसमें हमने लैम्डा को पॉजिटिव लिया, और लैम्डा को नेगेटिव वो कैसे शो कर रहा है केस 3 में, बल्कि इसको नेगेटिव लो फिर बाद में इसके पॉजिटिव तरफ चलते हैं। फिर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज पॉजिटिव, और ये हमारा पॉजिटिव वाला केस है। बात फॉलो की कि लैम्डा को वो नेगेटिव कैसे शो करवा रहा है, इसके साथ नेगेटिव लगा के, और वो कह रहा है कि ये जो ए है ये कैसा है हमारा पॉजिटिव है। इस बात की समझ आई? तब फिर आगे चलें। रिपीट कर देंगे तो। अच्छा, अगर सपोज दैट आप इसको पॉजिटिव ही रहने देते हो ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप ऐसे ले लो इसको, आप ले लो इसको लैम्डा स्क्वायर ही ले लो, लैम्डा सिंपल, और कह दो कि ये ग्रेटर देन 0 है। फिर यहाँ पे कह दो इसको जो है वो लैम्डा की जगह पे ले लो कि वो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ये, और ये लेस देन 0। ऐसे सिचुएशन भी ले सकते हो। मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले केस के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेकंड केस के लिए ये पॉजिटिव लैम्डा ही रहेगा, थर्ड केस के लिए यहाँ पे आपके पास माइनस लैम्डा आ जाएगा। बात फॉलो की? ओके मैम। ठीक हो गया। बुक वाला भी देख लेना। बुक वाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इज इक्वल टू पॉजिटिव ए स्क्वायर, फिर उसने ए के बारे में आपकी बता दी कंडीशन कि ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हमने कह दिया कि या तो हमारा लैम्डा 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके साथ ही लेके हम कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो पहला सिचुएशन देखते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आता है कि नॉन ट्रिवियल आता है। अब फिर हम कहेंगे जब हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा फिर हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम। मैम ये सेकंड कंडीशन में आपने नेगेटिव क्या लिखा हुआ है? यानी जब हमारे पास लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ए हमारे पास नेगेटिव होगा। हमने ए लिया ही नहीं, हमने लैम्डा को ले लिया। ये पॉजिटिव वाला केस और ये नेगेटिव वाला केस। ये लो, मतलब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो उसको, जरूरी नहीं है कि आप उसको ए स्क्वायर रखो और माइनस ए स्क्वायर रखो। ये कहने का मतलब ये था। ठीक है? यस मैम। मतलब यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा लैम्डा इज लेस देन 0, दैट इज हम लोग वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, हम लोग वहां पे माइनस लैम्डा लेकर चलेंगे। इसको मैं छोटा सा ब्रैकेट में ये रेक्टेंगल में क्लोज कर देती हूँ। सही हो गया? तो मैंने बताया बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इसको 0 ले लिया हुआ है, इसको इज इक्वल टू पॉजिटिव ए स्क्वायर ले लिया हुआ है और इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ले लिया हुआ है जस्ट रिप्लेसमेंट के लिए। तो आप उसको डायरेक्ट भी लेके चल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन 1 का सिचुएशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया, अगर क्लास खत्म होगी ना तो रिज्वाइन कर लेना, वैसे तभी 7 मिनट है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो देखो इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास जो 1 है वो क्या इंप्लाई करता है, देन 1 इंप्लाइज दैट, वो क्या कह रही है y डबल डैश इज इक्वल टू 0। सही, उसकी एक दफा इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, y डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ऐसे ही है ना? इसकी अगेन इंटीग्रेशन करो, अगेन इंटीग्रेशन, मतलब एक्चुअली इंटीग्रेशन हो रही है, ये एम्प्लॉइज नहीं आएगा लेकिन जस्ट बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगली लाइन है ये। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? यस मैम। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पे 1 बाय 1 कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो लगाओ जरा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या चीज आपकी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे लगाओ। ए खत्म हो जाएगा मैम। मेरा ख्याल है बी खत्म हो जाएगा। देखो जरा, इसकी जगह पे लगाना है y ऑफ 0, मतलब x जहाँ पे x आ रहा है वहां पे 0 लगाना है। तो y ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आ जाता है, 0। हो जाएगा। फिर क्या रह गया फिर यहाँ पे, b इज इक्वल टू B रह 0 गया हो मैम। जाएगा। b रह गया।
b इक्वल टू 0 रह गया। हो गया क्लियर? अच्छा, अब सेकंड कंडीशन लगाओ, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, अब यहाँ कंडीशन लगाओ, जहां पे x है वहां पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा मैम। ठीक है ना? b पहले 0 A plus B is equal शाबाश, तो b पहले 0 0 हो गया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। to yes ठीक ma'am हो गया? अब देखो इस पूरे सोल्यूशन में a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो y किसके बराबर आ गया, y ऑफ x किसके बराबर आ गया 0। 0 ठीक है, तो हमने क्या कहना है, सो मतलब एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे क्या है, ये आपके पास क्या आ गया, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। अपने कहना है सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम, वैल्यू ठीक है, ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम। ये जो आपको दिया हुआ है ना सिस्टम 1, इसको पूरे को सपोज कर लो कि ये आपके पास ए है पूरा सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम चेक करते हैं कि क्या लैम्डा जो है, बल्कि हम इसको ना पहले नेगेटिव वाला कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, फिर पॉजिटिव वाला कर लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, पहले हम नेगेटिव वाला कर लेते हैं, फिर बाद में आखिर में पॉजिटिव वाला लेंगे। अब मैंने इसको ना ऑर्डर चेंज किया ताकि जो भी नहीं होते जाएंगे ना फिर उनको साथ साथ में एलिमिनेट करते जाएंगे। अच्छा, अब अपना सेकंड केस लेके चलो। सेकंड केस, केस 2 मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से मुराद क्या है कि हम लोगों ने सिस्टम में क्या रिप्लेस कर देना है, लैम्डा को माइनस लैम्डा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आपको अगर ये मुश्किल लगता है तो आप बुक वाला कर लेना, वहां से उसने लैम्डा को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया हुआ है, और लेकिन ए को पॉजिटिव लेना है, आपने ए को पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि वो जो सिंबल है नेगेटिव साइन वो शो कर रहा होगा ये लैम्डा नेगेटिव है, बाकी फिर वो पॉजिटिव ही होगा, नंबर पॉजिटिव ही होगा। तो देखो अब केस 1 जो है 1 क्या इंप्लाई करता है, तो 1 इंप्लाइज दैट, अगर ये नेगेटिव लिया है हम लोगों ने तो 1 इंप्लाई कर देगा y डबल डैश माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। नेगेटिव लेने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आप वो ए स्क्वायर वाला ले लेते हो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। वो एक्चुअली हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग इसको रेडिकल साइन से फ्री करना चाह रहे होते हैं। देखना है ना अभी आपके साइन और कॉस के साथ ना लैम्डा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो जस्ट वो उसको जो है वो लैम्डा स्क्वायर रूट से बचना चाहता था, इसलिए उसने उसको जो है ए स्क्वायर लिख दिया। मतलब जितना इसका ऑर्डर होता है ना हम उसके लिहाज से इसको स्केलर को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे आप उसको ए स्क्वायर ले लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो डी क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस लैम्डा, आयोटा नहीं आएगा, जस्ट लैम्डा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। हो गया क्लियर? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा आपका, y ऑफ x इज इक्वल टू, पहले मैंने a और b ले लिया, आप इसको कर लो a1 cos हाइपरबोलिक लैम्डा स्क्वायर रूट x प्लस b1 साइन हाइपरबोलिक लैम्डा स्क्वायर रूट x। आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आई प्रेफर, यहाँ पे मैंने आइगन वैल्यूज निकाली होती है ना, इवन कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पीडीज पढ़ोगे मेरे से अगर इन केस, तो ये कैसे प्यारे प्यारे हाथ ना होने ये कौन है, तो फिर ना मैं ना क्या करती हूँ, मैं उसको हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में लिखती हूँ। आई प्रेफर टू राइट दैट, क्योंकि ऐसे देखो इजी क्वेश्चन आराम से ऐसे हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो आपको दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हो तो उस केस में जस्ट आप लोगों को एक लाइन में आंसर निकल आएगा। चलो लगाओ जरा कंडीशन, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, पहली कंडीशन लगाओ जरा, मतलब y यहाँ पे x, जहाँ पे x आ रहा है वहां पे 0 पड़ा, a2 समझ आ गया, a2 क्यों 0 होगा आपका, cos 0 1 होता है, ये a2 रह गया प्लस sin 0 0 0 ठीक है ना, ये 0 के बराबर आ रही है आपकी। हाँ, x की जगह पे हमने 1 लगा देना है, a2 तो पहले 0 हो गया था इसलिए इसको मैंने मेंशन ही नहीं किया। अच्छा, अब देखो हमारे पास वही सिचुएशन व्हेन ab इज इक्वल टू 0 देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना। लेकिन अब हमने क्या करना है, एक लाइन लिखनी होती है हमें यहाँ पे, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम कहते हैं लेट b2 is not equal to 0, let b2 is not equal to 0। क्यों लिया बोला मैंने b2 is not equal, में a2 तो पहले 0 आ गया, b2 0 आएगा, फिर वो ट्रिवियल बन जाएगा। अगर इस सिचुएशन में भी हमने b2 को ले लिया 0 तो हमारे पास ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हालांकि अगर आप इसको प्लॉट करके देखते हो तो इसका सॉल्यूशन तो कितने सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो फिर हमने क्या करना है, एक सिचुएशन ये भी है कि क्या हमारा साइन, अब हमने चेक करना है कि क्या साइन लैम्डा हमारा 0 आ सकता है कहीं पे, ये चेक कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि सो साइन लैम्डा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने 0 ले लिया। अब हमने देखना है कि क्या साइन लैम्डा कहीं पे 0 बन सकता है, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि लैम्डा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब हमने देखना है कि साइन इनवर्स 0 कहाँ पे हो सकता है, भला कहाँ हो सकता है, मैम ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई इंक्लूडिंग 0। लेकिन 0 को हमने शामिल क्यों नहीं करना, भला 0 को शामिल, क्योंकि मैम ग्रेटर देन 0 है हमारा लैम्डा। शाबाश, ठीक है ना। हमने लैम्डा जो है वो अपना पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि 0 वाला केस हमारा पहले ही ट्रिवियल आ चुका हुआ है। तो जो उस दिन वाला क्वेश्चन था मैंने करवाया, उसके अंदर हमने 0 शामिल किया था ना, उसको 0 को फिर हमने, इसका मतलब है कि फिर हमने इसको 0 को शामिल नहीं करना, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने केस इसके डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए जस्ट हम लोगों ने जो देखना चाहा था कि आइगन वैल्यू क्या होती है, वो तो जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना था ना कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि अगर हमने इसको 0 को शामिल किया तो लैम्डा 0 आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको n को 0 कर देती हूँ तो लैम्डा 0 आ जाएगा, और 0 के लिए तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था। हालांकि साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी इस सिचुएशन के मुताबिक भी देखना है, जो हमारी एग्जाम्पल है उसके मुताबिक भी हम लोगों ने लैम्डा को एडजस्ट करना है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1 पॉजिटिव 1 2 3 से लिया, नेगेटिव भी नहीं ले रहे। नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ चुका है, ये देखो यहाँ पे क्लियर है, तो जस्ट पॉजिटिव 1 है। बात फॉलो कर ली। तो अब देखो हमारे Yes, पास जो ma'am. सिस्टम है, अब हमने जब भी लिखना होता है ना, हमने अपने फंक्शंस को, आइगन फंक्शन को, तो फिर हम लोग उसके इंडेक्स को वहां पे ना n चेंज कर देते हैं। तो क्यों n चेंज करते हैं जरताशा, जैसे मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगी ना, आप देखो यहाँ पे इसका लास्ट में सोल्यूशन जो मैं लिखूंगी, आप देखो एक्चुअली आपका सोल्यूशन आ रहा है, अगर मैं इसको पुट कर देती हूँ यहाँ से, तो एक्चुअली मेरे पास सोल्यूशन क्या बन रहा है इसका, y ऑफ x इज इक्वल टू b2, और साथ में क्या आ रहा है साइन, और लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ रही है, n पाई, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा x, और n को मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन जब हम इसके सोल्यूशन को मेंशन करते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं yn ऑफ x इज इक्वल टू b। मैम ये n कहाँ से आया साइन n, मैं सॉरी लेट ज्वाइन किया। बताती हूँ, साइन आपने किया फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन b2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो साइन लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर रूट को मैंने लिख लिया, साइन इनवर्स, साइन को उधर उठा के लेगी ना, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 कहाँ पे आपका हो सकता है, पाई के मल्टीपल्स पे, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 पे भी है Yes, ma'am. आपका 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 10 इन्फिनिटी पाई, जिस मर्जी पाई के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ उसको, तो साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन इनवर्स 0 की मैं वैल्यू निकाल दी हुई, ठीक हो गया, साइन Yes, इनवर्स ma'am. 0 क्लियर हो गया। 0 को वाला शफाता मैंने शामिल क्यों नहीं किया, 0 को शामिल क्यों नहीं किया, मैम 0 आपने कल वाले उसमें कहा था कि अभी आज वाली कहीं पे बात हमने करो, 0, आज वाली बात करो, आज वाली बात करो। मैम 0 पे फिर वो ट्रिवियल नहीं हो जाएगा शाबाश, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो जी। लैम्डा स्क्वायर लैम्डा तो वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 0 को शामिल नहीं किया इस सिचुएशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 2 3 से, और नेगेटिव वाले स्टार्ट में नंबर क्यों नहीं लिया भला, हालांकि नेगेटिव भी हो सकता है ना, -π, -2 पाई, -3 पाई, उन पे भी ये 0 हो सकता है, उसको मैम शामिल क्योंकि क्यों नहीं हम किया। ये पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं। शाबाश, क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों ने पूरी हर तरह से नजरें, आसपास नजरें खुली रखनी है, अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है कि हम लोगों ने कौन सी सिचुएशन लेनी है और कौन सी सिचुएशन नहीं लेनी, मतलब रट्टे नहीं लगाने, लेकिन अंडरस्टैंड आपने फुली करना है, वी हैव टू फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया, n पाई के बराबर आ गया। हम लोगों ने इसको कहाँ प्लग इन किया, जो हमारा ये देखो ये सोल्यूशन था, a2 तो पहले 0 आ चुका हुआ है, b2 साइन इस लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका n पाई इंटू x आ जाएगा। तो ये देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, ये मैंने किसी से किया था, जरताशा से किया था, कि हम लोग आमतौर पे जब ये सोल्यूशन लिखते हैं, ये आइगन फंक्शन आ गया, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सो, यहाँ पे ये लाइन लिखने के बाद ना, ये सोल्यूशन लिखने के बाद कह सकते हैं कि सो लैम्डा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n पाई is an eigen value of the system, and ये जो आपके पास अभी सॉल्यूशन आया है, this is the eigen function of the corresponding system। क्लियर हो गया। तो इस लैम्डा की इस वैल्यू के लिए हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, उस हम वैल्यू को आइगन वैल्यू कह देंगे, और इस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कह देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हम आमतौर पे इसको मेंशन क्यों करते हैं yn के साथ, या अगर मैं यहाँ पे m ले लूं तो मैं इसको ym के साथ क्यों मेंशन करती हूँ, जरा आप बताओ।
चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो आपकी n की वैल्यू क्या क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसको 1 लगाऊंगी मेरे पास पहला सोल्यूशन आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 लगाऊंगी मेरे पास दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा, अगर मैं इसको थर्ड 3 लगाऊंगी तो ये ऑर्डर की बात हो सकती है। हाँ मतलब नहीं ऑर्डर की बात तो नहीं हो सकती, ये तो सेकंड ऑर्डर की है, ये सोल्यूशन एक्चुअली आपके n आ रहे होते हैं ना, इसलिए फिर हम उसको जो है y इंडेक्स n कर देते हैं ताकि वो शो करने के लिए कि हमारे पास ये n इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी तक सोल्यूशन आ रहे हैं। एन सॉल्यूशन है मैम हमारे ठीक है ना, n सोल्यूशन है तो फिर उस n की करस्पॉन्डिंग के लिहाज से फिर हम इसको जो है आमतौर पे yn लिख देते हैं। हालांकि देखो Yes, हमारा ma'am. शुरू में y आ रहा होता है तो फिर उस n की वजह से, क्योंकि हमारे पास n आइगन वैल्यूज आ रही होती हैं, उन n आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट हम लोग जो है वो n लिख देते हैं। इसको बात फॉलो कर ली। अच्छा अब जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ना अब इसके आइगन वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी की, फिर हम इस सिचुएशन में अपने m और n को लेंगे कि अगर m और n बराबर हैं तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, अगर m और n बराबर नहीं है तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो जो मैं बात आपको समझा रही थी ना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, अगर उसने आपको दो एग्जांपल्स दो फंक्शन खुद से दे दिए हुए हैं और आपने उनको चेक करना है क्या वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो जस्ट आपने उसकी एक ही प्रॉपर्टी को चेक करना होगा, मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से ये सेट आ जाता है, ये सेट बन गया पूरा एक, अब देखो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। अब इस सेट में अगर आप लोगों ने चेक करना है ना इसके ऑर्थोगोनैलिटी को, तो फिर वो सिचुएशन आपने लेनी है m इज इक्वल टू n वाली और m नॉट इक्वल टू n वाली। बात फॉलो कर ली? जी मैम। यस मैम, ऑर्थोगोनैलिटी को करने के लिए ये हमने चेक करना है कि उसका आंसर 0 आना चाहिए। नहीं, अगर ये पूरा सेट है ना, अगर सेट है तो सेट में फिर हमें ये भी देखना है कि अगर m और n बराबर हैं तो आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और अगर हमारे m और n बराबर नहीं है तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है फातिमा? यस मैम। तो अब ये जो हमारे पास क्या आ गया, एक सेट आ गया, एक्चुअली एक सीक्वेंस बन गया। ये जो मैं इसको अब टॉप पे लिख के तो हम इसके अब ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया है वो सीक्वेंस हमारे पास क्या आया है, ये जिसको आइगन फंक्शन का हमने नाम दे दिया, तो वो क्या आ गया, सेट या सीक्वेंस विच इज इक्वल टू yn ऑफ x और विच इज इक्वल टू bn, और साथ में क्या आ रहा है sin n पाई x, और n कहाँ से वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अच्छा ये n से मुराद क्या है, अगर मैं इसको y1 ले लेती हूँ इसका मुराद क्या हो जाएगा sin पाई x। ठीक है, b1 sin पाई x, अगर मैं इसको 2 ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा b2 sin 2 पाई x एंड सो ऑन इस तरह से। तो अब हमने क्या शो करना है कि अगर हमारे पास m और n, अगर हमने जैसे यहाँ पे एक फंक्शन आ गया ना, हम लेट कर लेते हैं एक और आइगन फंक्शन भी है, वो कौन सा किस तरह का है, वो ym के साथ हम क्या लेते हैं ymx, उसका इंडेक्स ही चेंज करना है ना, m sin m पाई x, उसको ऐसे लिख लेते हैं ये 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखो यहाँ पे कोई कंपल्शन किसी ने लगाई थी कि आपने अपने ये सीरीज n की फॉर्म में बनानी है, यहाँ पे पाई x हो जाए, ये भी sin पाई x हो जाए, तो ये जस्ट शो करने के लिए नंबरिंग उसकी ना। चलो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो ले लेती हूँ, वो चूंकि आपने पहले भी किया हुआ है डिस्कस, लेकिन दोबारा से वो आपकी हो जाती है इस एग्जांपल के मुताबिक, और लेकिन सेकंड सिचुएशन को उसने डिस्कस नहीं किया हुआ, सेकंड को मैं पहले कर देती हूँ और फर्स्ट वाले को फिर मैं बाद में कर दूंगी। तो इसको मैं पहले कर देती हूँ, ये बुक में नहीं किया हुआ, ये m इज इक्वल टू n वाली सिचुएशन बुक में नहीं की हुई, आप इसको नोट कर लेना, फिर अपने नोट्स में इसको शामिल कर लेना, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या चेक करना है आप लोगों ने, इसका इंटरवल क्या था बोला 0 से लेके 1 तक, ये आपने लेना है bn bm, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना एक्चुअली आपने, sin n पाई x और sin m पाई x dx। हम सिचुएशन कौन सी लेके चल रहे हैं इसकी, ये वाली, जब m और n बराबर है। तो अगर m और n बराबर हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा bn स्क्वायर, आपकी मर्जी है bn स्क्वायर ले लो, आपकी मर्जी है bm स्क्वायर ले लो, किसी लेकिन एक ही फॉर्म में करना है इसको। ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा sin स्क्वायर n पाई x dx। और फॉलो कर लीजिए, क्लियर हो गया? जी मैम। यस मैम। हो गया। अब हम इस sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, bn स्क्वायर बाहर इंटीग्रल 0 से 1 cos वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस 2 n पाई x ओवर 2 ये n dx हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 के। सही हो गया। अब ये अगली लाइन में आप लोगों ने इस 2 को बाहर लिख लेना है ओवर 2। ठीक
ठीक, या आप इसकी इंटीग्रेशन करने लगे। अच्छा, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 1 की इंटीग्रेशन x के लिए यहाँ से x आ जाएगी, x आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी पॉजिटिव साइन, मतलब साइन ही आएगी, कोई यहाँ पे साइन sin चेंज नहीं 2n होगा। pi x over 2n pi। शाबाश, तो ये 1 जो 2n पाई है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2n पाई x आ जाएगा, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी आपकी 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब पहली लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट लगाते हो, ये देखो अपर लिमिट लगाते हो तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और अगर मैं इसकी लोअर लिमिट लगाती हूँ तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0। 0। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको, इस x की जगह पे पहले 1 लगाओ तो आपके पास क्या रह जाएगा, साइन sin 2n pi साइन 2n पाई, और n जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, 1 2 Integers। 3 4 5 6, सही है ना। तो अब आपका साइन 2n पाई क्या होता है, 0 हो जाएगा। फिर 0 लगाते हो तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो जस्ट इस x की जगह पे वैल्यू आ रही है, और वो किसके बराबर आ रही है, हमारी 1 के बराबर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, bn स्क्वायर बाय 2। मैम जब 1 पुट किया sin 2 n पाई वाले में वो 0 कैसे है? मैं समझा देती हूँ। bn स्क्वायर बाय 2 इस x की जगह पे पुट करो तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 ओवर 2 n पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो एक ना, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के लिए। तो जब मैं x की जगह पे पुट करती हूँ 1 तो ये क्या आ जाएगा साइन 2 n पाई, ये 0 लिखना, और माइनस जब साइन 0 लगाती हूँ तो वो साइन 0 ही आ जाएगा आपका, साइन 0, ये देख लो। अब साइन 2n पाई क्या होता है आपका, n को हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, देखो n क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। पहले लगाओ 1, साइन 2 पाई आ गया, साइन 2 पाई क्या होता है 0 फिर 2 लगाओ, साइन 4 पाई 0, ठीक है 6 पाई, ये सारे 0 आ गए, और साइन 0 पे वो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ गया, यहाँ पे जस्ट 1 बचा, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा bn स्क्वायर, इवन के bn नेगेटिव भी हो जाए लेकिन ये स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये वो जो हमारी कंडीशन है कि अगर m और n बराबर आ जाते हैं तो हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन ग्रेटर देन 0 आएगा। 0.5 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव साइन उसके साथ नहीं आना चाहिए, और 0 भी नहीं आना चाहिए। हो गया। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन है कि वो बुक में की हुई है। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है कि अगर m और n बराबर नहीं है, देन वो आप लोग फिर बुक से देख लोगे, वो कॉज वाला फार्मूला बन जाता है ना, एक लाइन उसकी लिख देती हूँ, फिर आगे से आप लोग उसको देख लेना कैसे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अच्छा, अगर m और n बराबर नहीं है तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए इस सिचुएशन में, m इज नॉट इक्वल टू n, तो फिर हमारे पास एज इट इज ले लेना है। फिर हम लोगों ने वो फॉर्मूला बनाना है कॉस वाला, कॉस a माइनस कॉस b वाला, कॉस a माइनस कॉस b बराबर कितना होता है, माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 और साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास है a कैसे बनता है और b कैसे बनता है, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप लोगों ने लेना। जब भी कोई जिस का मर्जी क्वेश्चन आ जाए ना, तो a लेना होता है, जो ये एंगल आपके होते हैं ना दोनों, इनको प्लस कर लेना होता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है m पाई x प्लस n पाई x, ये a के लिए होता है, और b के लिए क्या सा होता है आपका m पाई x माइनस n पाई x। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप n पाई x को पहले रख लो या m पाई x को पहले रख लो, क्योंकि ये cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने परेशानी होना कि हम m को पहले लें या n को पहले लें, वो फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन a के लिए क्या कर लेना है, उनको प्लस करके फॉर्म लिख लेना है, और b के लिए इसको कर लेना है। लेकिन चूंकि अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारा b यहाँ पे नजर आना चाहिए था नेगेटिव, सॉरी ये वाला जो लेफ्ट राइट साइड है नेगेटिव नजर आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब ये जो मैं कॉज वाला फार्मूला है, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, जो इस क्वेश्चन के मुताबिक आएगा वो आ जाएगा कॉज ऑफ b माइनस कॉज ऑफ a। बात समझ लगी कि मैं इसको कैसे लिखूंगी, ऐसे क्यों लिखूंगी क्लास? नेगेटिव साइन एलिमिनेट किया है। हाँ, नेगेटिव साइन अगर वहां पे नहीं है तो या तो आप इसका नेगेटिव साइन बाहर लगा लो, अगर और फिर इसको कॉज ऑफ ए माइनस कॉज ऑफ बी की फॉर्म में लिख लो। अगर आपने बाहर नहीं लगाना तो फिर आप इसको फॉर्मूले को रिवर्ट कर लो, और ओवर फिर आपके पास यहाँ पे चूंकि 2 भी नहीं है तो फिर आपके फॉर्मूले में ओवर 2 भी आ गया ऐसे करके। सही है, क्लियर हो गया मैम? अगर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें फिर भी वही बात हो जाएगी? हाँ, वही बात हो जाती है, जैसे मर्जी करो, जिस तरह से भी आप लोगों ने करना है।
हो गया सही। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने लगे यहाँ पे। अब ए कैसे बनेगा आपका, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई एक्स कॉमन आ जाएगा ना, तो ए आपके पास एक्चुअली क्या बन जाएगा, m प्लस एन इंटू पाई एक्स, और बी क्या बन जाएगा, m माइनस एन इंटू पाई एक्स। तो ये डायरेक्ट मैं इसको लगाने लगी हूँ जब हमारा m और n बराबर नहीं है इस सिचुएशन के मुताबिक। तो फिर इसका मतलब है कि हमें m और n की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू बी एन बी एम ओवर 2, ये इंटेग्रल 0 से 1, ये आ जाएगा cos ऑफ m माइनस एन पाई एक्स माइनस cos ऑफ m प्लस एन पाई एक्स, और ये पूरा आ जाएगा आपके पास dx। ठीक है, इसकी मैं आपको सिंपल एक लाइन में ही बता देती हूँ कि आंसर कैसे बनेगा। cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन साइन m माइनस एन पाई एक्स, साथ में बटे में क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई m माइनस एन पाई। इसमें कैसे आ जाएगी आपकी साइन m प्लस एन पाई एक्स, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी 1 ओवर m प्लस एन। तो साइन को जो मर्जी एंगल लो, चाहे 0 के ऊपर लो, मतलब डायरेक्ट अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये साथ चलता रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर m माइनस एन पाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन m माइनस एन पाई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास माइनस 1 ओवर m प्लस एन इंटू पाई, और साइन m प्लस एन इंटू पाई एक्स। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब देखो दो नंबर्स हैं, पहले तो 1 के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये क्या रह जाएगा, साइन m माइनस एन पाई, दो इंटीजर्स हैं, उनकी डिफरेंस लो, साइन वो क्या रहेगी, तो इंटीजर्स की डिफरेंस क्या रहेगी, इंटीजर ही रहेगी। ठीक है, तो वो अगर एडिशन भी करते हो वो भी इंटीजर रहेगी। इसका मतलब ये है कि अपर लिमिट के ऊपर भी ये 0, और ये फिर आपका लोअर लिमिट के ऊपर भी दोनों 0। क्लियर हो गया? यस मैम। तो साइन के बाद मल्टीपल बन जाएंगे, वो फिर 0 आ जाएगा हमारे पास। हाँ, मल्टीपल आ जाएंगे ना, पाई के मल्टीपल्स आ जाएंगे, वो आपके इंटीजर्स में हो सकता है। कई सिचुएशन हो सकती है m इज ग्रेटर देन n हो जाए, या n ग्रेटर देन m हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, हर सिचुएशन के अंदर आपके पास जो आंसर है वो 0 बनेगा। हो गया? तो इसकी मैं बात कर रही थी, जो स्टार्ट में कह रही थी, जब सेट लेना है तो उसमें फिर आपने दोनों सिचुएशंस देखनी है कि अगर हमारे पास m और n बराबर है तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और अगर m और n बराबर नहीं है तो आंसर मस्ट है कि 0 आना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिंपल दो फंक्शन दिए हुए हैं, उसकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है, तो उसमें जस्ट आपने 0 वाली कंडीशन ही चेक करनी है। हो गया क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बाकी उसने क्या कहा है, क्या निकालने हैं इनके, शो दैट द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ओवर द 12। ये हमारा हो गया। कहता है फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑफ आइगन फंक्शन। अब हमने करस्पॉन्डिंग सेट निकालने, तो ये सेट निकालने का मैम नेक्स्ट क्लास के 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तुम्हारी क्लास होनी नहीं है, मैंने कहा कि क्लास पहले खत्म हो गई है। नो मैम क्लास होनी है, किसने कहा? ये खुशखबरी किसने सुनाई है? चलो तुम अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर लेना कि 5 मिनट लेट टू कर दे, बस छोटा सा पॉइंट है, 1 मिनट का, मैं बस 1 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अच्छा मुझे बताओ, ऑर्थोनॉर्मल के लिए फातिमा क्या कंडीशन थी भला हमारी, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के लिए? ये था a से b वेट फंक्शन फाई nx फाई mx dx, वो कहते हैं बराबर या 0 के अगर m और n बराबर नहीं है, और ये बराबर किसके, मैम नजर नहीं आ रहा, ऊपर कर लेते हैं, अगर बराबर है तो ये 1 के इक्वल है। ये कहा था ना हम लोगों ने? जी मैम, ये हमने कहा था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास m और n बराबर हो जाते हैं इस सिचुएशन के मुताबिक, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। देखो 0 से 1 तक अगर मैं ये m और n बराबर लेती हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा bn का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर nx dx शुड बी इक्वल टू 1। जब मैंने क्या ले लिया है इसमें, व्हेन m इज इक्वल टू n, और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए? 0 के। लेकिन मैंने प्रूफ नहीं किया इसको कि ये 1 के बराबर है, मैंने क्या ले लिया, इसको अंडरस्टूड कर लिया है, सपोज कर लिया कि अगर m और n बराबर है तो इसका आंसर 1 बनना चाहिए ऑर्थोनॉर्मल सेट्स में, तभी फिर आपके वो नॉर्मलाइज सेट बने निकलेगा ना। ठीक है, फिर उस सिचुएशन के मुताबिक आपने मतलब कि 1 लेके चलना है, 1 को प्रूफ नहीं करना इसमें। सही हो गया? फिर आगे आपका वही आगे सिचुएशन जैसे हम लोगों ने अभी किया है, ये bn का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसको आप लिख लोगे 0 से 1, और ये जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2n पाई x ओवर 2 dx आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 लेके चलना है। फिर आपने अभी इसका सोल्यूशन निकाला था, तो बोला आपका सोल्यूशन क्या आया था, यहाँ पे bn का स्क्वायर बाय 2 आया था ना, इज इक्वल टू 1 लेके चलना है आपने। ठीक है, मतलब लेके चलना है इसको इज इक्वल टू वाला चीज। हम इक्वल टू 1 क्यों लेके चले?
वो ये इसके मुताबिक ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के मुताबिक हमने कहा था कि रेम और एन बराबर होते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर ये बराबर नहीं होते तो आंसर क्या होता है आपका, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो आप लोगों ने m को n के बराबर ले लिया, तो ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर n पाई x 1 के इक्वल आ गया। फिर वहां से आप लोगों ने इसको निकाल लिया, और फिर यहाँ से क्या आ गया आपके पास, bn स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के। तो फिर bn किसके बराबर आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2। और पॉजिटिव लेना है आपने इसको, क्यों पॉजिटिव लेना है, ठीक है सर। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन था ये किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा था, n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो अब हम लोगों ने इस कोफिशिएंट को भी पॉजिटिव रखना है ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक, अब इस स्क्वायर रूट 2 को बस पुट कर देना है जो आपका सोल्यूशन आ चुका हुआ था। आइगन फंक्शन क्या आ चुका हुआ था आपका, उसमें वो टॉप यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये सेट पूरे का पूरा क्या आ गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है, आज की क्लास अगली शुरू हो गई है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। हैव अ गुड वीकेंड, अल्लाह हाफिज। कोई बात पूछनी है तो बता दो, अल्लाह हाफिज मैम। फातिमा की बात पूछनी है तो बता दो। एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ ताशा बच्चे इनको शेयर कर देना, फिर आप लोग वीकेंड में बैठ के जो इसकी एक्सरसाइज बनती है ना, वो फिर जो सारी नहीं जो रिलेटेड है उसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। सही, चलो भाई, अल्लाह हाफिज।